आरटीई के बारे में। आज की जो क्लास है उसमें बोर्ड पे समझाने लायक कुछ नहीं लगता मुझे, इसीलिए, क्योंकि इसमें ना सब कुछ बताना है मैंने, क्या हुआ और एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो आज हम दो इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ेंगे, एक आरटीई से रिलेटेड और एक एनसीएफ से रिलेटेड। दोनों ही क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम दो जरूर आती है। पहले एस्टेट में नहीं आती थी, बट अब एस्टेट में भी हर बार आने लगी है, पहले सिर्फ सीटेट में आती थी। ठीक है, और एग्जाम का आज नोटिफिकेशन आ गया, हवा बनाने की जरूरत नहीं, मैंने यूट्यूब पर एक डिटेल वीडियो बना दी है, वो देख लेना। अब हम अपनी यहाँ पर बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, बस अब पेपर हो या ना हो अपनी तैयारी इसी हिसाब से करो कि 18 कोई पेपर है, बाकी वो वीडियो देख लेना तो भी सब कहानी समझ आ जाएगी। आरटीई मीन्स क्या होता है? आरटीई होता है बेटा राइट टू एजुकेशन। ठीक है, आरटीई क्या होता है? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का मतलब शिक्षा का अधिकार। राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार तो हर लोग को है ना। क्या चक्कर है, पहले क्या होता था, शिक्षा कोई कोई लेता था, भाई कोई शिक्षा ले रहा है, गुड इवनिंग, नमस्कार सबको, अस्सलाम वालेकुम सब कुछ, सत श्री अकाल। पहले जो शिक्षा का अधिकार होता था बेटा वो किसी किसी को होता था, मीन्स कोई कोई इंसान था जो शिक्षा का अधिकार लेता था। अब क्या हुआ, एक एक्ट पारित किया गया 2009 में, जिसके बाद ये कह दिया गया कि शिक्षा सबका अधिकार है, मतलब सबको शिक्षा दी जानी चाहिए। कोई पेरेंट्स यदि अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित करेगा ना तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एटलीस्ट आपको पता है पहली से 8वीं तक तो सभी चीजें सभी स्कूल्स में फ्री होती है, तो ये इसी के तहत ये चीजें की गई थी। तो हमने इन पे देखना इसकी क्या क्या सिफारिशें थी। ठीक है, तो इनको मैं लिखने की बजाय मैं ऐसे ही बताना कंफर्ट लग रहा है मुझे इस वाले चैप्टर का। ये 2-3 चैप्टर हैं जो इस तरीके से करवाने, एनसीएफ है और आरटीई न्यू एजुकेशन पॉलिसी और शिक्षा की कमेटियां हैं। देखिए, सबसे पहले 2002 में आर्टिकल 21 से जो क्वेश्चंस याद रखने के वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको ऑन टिप्स याद करवाऊंगी। देखो, सबसे पहले बात हुई कब बेटा? 2002 में। 2002 में सबसे पहले बात हुई, अनुच्छेद था 21 से, आर्टिकल कौन सा था? 21 में। और संविधान का संशोधन कौन सा था? 86वां, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे संशोधन होते हैं तो सबसे पहले 2002 में, ध्यान रखना 2002 में अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 21 में 86वें संविधान संशोधन के 86वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके भाग 3 में कहा गया था कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाए। मीन्स शिक्षा को अधिकार बनाने की बात जो सबसे पहले की गई थी, यू जस्ट रिमेंबर, शिक्षा को अधिकार बनाने की बात जो सबसे पहले बच्चे की गई थी तो वो 2002 में की गई थी। एक 21वें संविधान 21 भाग 21A में संविधान के 86वें संशोधन में और भाग 3 में, ठीक है, आर्टिकल 21A था, सॉरी, आर्टिकल 21A में क्या बात कही गई थी? शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाए। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? एनसीईआरटी एक मौलिक अधिकार के रूप में बने, इसकी सिफारिश किस अनुच्छेद में की गई थी? तो ध्यान रखना अनुच्छेद 21A किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? 86वें संविधान संशोधन के तहत। किस भाग में की गई थी भाई? भाग 3 में की गई थी। किस भाग में की गई थी? भाग 3 में की गई थी। नेक्स्ट है आरटीई। आरटीई मीन्स होता है राइट टू एजुकेशन। आरटीई में होता है राइट टू एजुकेशन। बेटा टाइम 8:30 से 9:30 का है, ओनली फॉर ए डे, ओनली फॉर ए डे ये चेंज हुआ है और शायद एक दिन और चेंज होगा। जब भी चेंज होता है मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर देती हूँ, शायद 17 तारीख को भी चेंज हो सकता है आपका टाइम, उसके बाद नहीं। ठीक है, 17 तारीख को भी एक इंपॉर्टेंट डे है तो आपका टाइम चेंज हो सकता है बस। आरटीई 4 अगस्त 2009 को संसद में एक बिल पारित हुआ था और पूरे भारत में आरटीई लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010। अब ध्यान रखना क्वेश्चंस के डिफरेंसेस को। आरटीई के लिए सबसे पहले जो बिल पेश किया गया था वो कब किया गया था? 2009 में। 4 अगस्त 2009 में सबसे पहले एक बिल पारित हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था भाई? 1 अप्रैल 2010 में। अब इसको हम आरटीई एक्ट 2009 क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो बिल पारित हुआ था वो 2009 में हुआ था। ठीक है बेटा, बिल पारित हुआ था क्या? 2009 में, इसीलिए इसको आरटीई 2009 बोलते हैं। लेकिन ये संशोधन में या ये लागू हुआ था कब भाई? तो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में, ध्यान रखेंगे। इसका जो मेन पर्पस था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था आरटीई का, वो था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, फ्री एवं कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य। निःशुल्क एवं अनिवार्य का मतलब होता है फ्री और कंपल्सरी। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य का मतलब क्या होता है? फ्री एवं कंपल्सरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फ्री एवं कंपल्सरी दोनों वर्ड याद रखना है। क्वेश्चन आता है किस वर्ष के बच्चों के लिए आरटीई एक्ट लागू हुआ है?
6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है, फ्री एंड कंपलसरी। दोनों शब्द याद रखना आपको, निःशुल्क एवं अनिवार्य, निःशुल्क भी और अनिवार्य भी, जिसको हम बोलते हैं फ्री एंड कंपलसरी। बट यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था और यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया कि जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए ये एक्ट कितने वर्ष तक होता है। तो जब आपको डिसेबल्ड स्टूडेंट्स की बात आ जाती है तो ये एक्ट 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए हो जाता है। ध्यान रखना भाई, जो जनरल है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, लेकिन जब डिसेबल्ड बच्चों की बात आ जाती है, असहाय बच्चों की बात आ जाती है, तो ये एज 6 से 18 वर्ष हो जाती है। ये एज 6 से क्या हो जाती है, 18 वर्ष। अब आरटीई के तहत कुछ ना कुछ निर्धारित किया गया। क्या निर्धारित किया गया भाई, एक तरह से ये निर्धारित किया गया कि देखो आरटीई में क्या था, राइट टू एजुकेशन में कुछ चेंज हुआ, तो ये भी चेंज किया गया कि ये वाले स्कूल लगेंगे तो इतने बच्चे होंगे, टीचर्स को इतने घंटे पढ़ाना चाहिए, बस यही बातें। प्राइमरी स्कूल्स कहाँ होना चाहिए, सेकेंडरी स्कूल कहाँ होना चाहिए, कितनी दूर होना चाहिए, कितने बच्चों पे क्या अध्यापक होना चाहिए, टीचर्स जो है ट्यूशंस नहीं पढ़ाएंगे, सब आरटीई से हुए थे, एनसीएफ और आरटी से। ठीक है, प्राइमरी लेवल पे क्या कहा गया था भाई, 30:1 है। 30:1 का मतलब क्या है, 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए। मीन्स आपकी क्लास में यदि 30 स्टूडेंट है तो क्या होना चाहिए भाई, एक अध्यापक होना चाहिए 30 बच्चों पे। ठीक है, अपर प्राइमरी में क्या, 35:1 मतलब 35 बच्चों पे एक अध्यापक होना चाहिए। किसमें भाई, अपर प्राइमरी के अंदर। ठीक है, किसमें भाई, अपर प्राइमरी के अंदर 35 में, मतलब 35 स्टूडेंट है ना 6 to 8 में। अपर प्राइमरी का मतलब होता है 6 to 8। आप सुन रहे हो मेरी या नहीं सुन रहे, थोड़े एक्सप्रेशन तो दे दो। आए हो तब से बिल्कुल साइलेंट मोड में ही है, एक बच्चे का कमेंट हो रहा है डिस्प्ले बस। ठीक है, हाँ, तो मीन्स आपको क्या याद रखना है कि शिक्षक के लिए प्राइमरी लेवल पर बात करें तो ध्यान, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, पीआरटी लेवल पे एक शिक्षक कितने बच्चों पर है, या शिक्षक स्टूडेंट रेशो क्या है। तो शिक्षक स्टूडेंट रेशो क्या है, 30:1, मतलब एक टीचर 30 बच्चों पे जरूर होना चाहिए। यही चीज 6 to 8 में क्या है, 35 बच्चों के ऊपर एक टीचर जरूर होना चाहिए। ठीक है, शिक्षक एक सप्ताह में, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि एक सप्ताह में एक शिक्षक कितने घंटे पढ़ाएगा, 45 घंटे। ठीक है, शिक्षा में मतलब शिक्षक एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे पढ़ाएगा भाई, 45 घंटे एक शिक्षक जो है जरूर पढ़ाएगा। ध्यान रखना, 45 घंटे एक शिक्षक जो है सप्ताह में जरूर से भी जरूर पढ़ाएगा। ठीक है, तो साल में कम से कम भी 200 दिन आप लगा लो, जरूर वर्किंग होने चाहिए। पीआरटी लेवल पे एक टीचर के 200 दिन वर्किंग होने चाहिए, और जो आपका 6 to 8 लेवल है 220 दिन। देखो दिनों में करे, घंटे में करे, ध्यान समझो। 45 घंटे एक अध्यापक जरूर पढ़ाए एक वीक में, तो इसको 7 से मल्टीपल कर लो, ये घंटे है ना, 7×42 तो वही हो जाते हैं। ठीक है, तो यदि आपको क्वेश्चन आए एक सप्ताह में एक शिक्षक के लिए कितने घंटे जरूर पढ़ाए वो, तो सप्ताह में 45 घंटे, ये क्वेश्चन आ चुका है, सीधा सीधा क्वेश्चन, 45 घंटे टीचर जरूर पढ़ाएगा। ठीक है, साल में कितने दिन जरूर पढ़ाएगा भाई, 200 दिन। मतलब देख लो, सरकारी टीचर 365 में से 200 दिन ही पढ़ाता पीआरटी वाला, और टीजीटी वाला टीचर पढ़ाता है 220 दिन, मतलब अपर प्राइमरी टीजीटी वाला पढ़ाता है 220 दिन। और घंटे की बात करें तो पीआरटी वाला लगभग 800 घंटे बच्चों को पढ़ाता है, और जो टीजीटी वाला लगभग 1000 घंटे एक साल में पढ़ाता है। सीधा सीधा सा क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल के क्वेश्चन देंगे, कुछ भी आपको रट्टा फाइट नहीं करना भाई। सप्ताह वाला क्वेश्चन तो कितने कई बार आ चुका पीआरटी में, तो एक सप्ताह में कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं, 45 घंटे। ठीक है, एक साल में कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं, 800 घंटे। अपर प्राइमरी 6 to 8 के लिए कितने घंटे भाई, 1000 घंटे। ठीक है, और एक साल में कितने दिन पूछे तो 200 दिन, और टीजीटी पे दिन पूछे तो 220। ठीक है, मेरी तबीयत बिल्कुल बढ़िया वाली है, जकास, तभी तो तुम्हारे सामने हो। डॉक्टर बदल दिया, पहले वाले से तो नहीं ठीक हो रहा था, कंट्रोल ही नहीं आ रहा था। एंड थैंक्स फॉर केयरिंग नीलम, थैंक्स फॉर केयर। आपको ध्यान है कि मेरी तबीयत भी खराब थी सही में, लास्ट क्लास में क्या बुरा हाल हुआ था, अब मैं बिल्कुल सही हूं। हाँ, अब क्वेश्चन आया था पेपर में कि जो प्राइमरी स्कूल है वो कितने किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। तो जो प्राइमरी स्कूल है वो कितने किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, 1 किलोमीटर। मींस क्या कहती है आरटी कि हर गांव में विद इन 1 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल हमेशा होना चाहिए। कितने किलोमीटर के अंदर भाई, 1 किलोमीटर के अंदर। ठीक है, और अपर प्राइमरी 3 किलोमीटर के दायरे में, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 किलोमीटर अपर प्राइमरी, और प्राइमरी स्कूल मतलब 1 to 5 वाला 1 किलोमीटर की रीच में हर बच्चे के पास स्कूल होना ही होना चाहिए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि आरटी के
तहत स्कूल में एक कमेटी बनाई जाएगी जिसको एसएमसी कमेटी बोला है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बोला है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो एसएमसी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, इसको क्या बोला बेटा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बोला है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, इसमें क्या है, इसको क्या क्वेश्चन आता है कि जो एसएमसी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, उसका रीट में आया था ये क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, देखो आरटीई और एमसीएफ दोनों ऐसे चैप्टर हैं जहां से क्वेश्चन कंफर्म आएंगे, और मैं चाहती इसको बोर्ड पे लिख देती, बट कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनमें ना पॉइंट ही लिखने हैं, आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। और ये पूरी की पूरी पीडीएफ, ये कंप्लीट साइकोलॉजी वाली पीडीएफ है जो 250 पेज की है, ये आपके ऐप पर मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। ठीक है, तो इस पीडीएफ के लिए मत जान खाना, पीडीएफ भेज दो, पीडीएफ भेज दो। ये पूरी कंप्लीट साइकोलॉजी में से है, रिटन बाय प्रदीप। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी, एसएमसी रिकॉर्डेड बैच से जिसने सिलेबस पूरा कर लिया है, एसएमसी। तो यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है भाई, टीचर। ध्यान रखना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो एसएमसी कमेटी बनाई जाती है उसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो टीचर्स को बनाया जाता है। मैं भी अपने बच्चे की स्कूल मैनेजमेंट टीम का पार्ट बनी थी एक बार। ठीक है, अब आपको पता है जो अध्यापक है ट्यूशंस नहीं पढ़ाएंगे, तो ये भी इसी के अकॉर्डिंग है। एक्ट 28, जो अध्यापक है वो ट्यूशंस नहीं पढ़ाएगा, तो ये एक्ट 28 मतलब धारा 28 कहती है कि कोई भी जो सरकारी अध्यापक है वो भाई अब ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, तो ये भी इसी के तहत है। एक्ट 17 क्या कहता है कि बच्चों को किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। भाई आपको पता ना, बच्चों को पनिश नहीं कर सकते अब आप बच्चों को एक थप्पड़ भी नहीं मार सकते। यदि आपने बच्चे गलती से एक थप्पड़ मारा ना, वो जेल में पहुंचा देगा। मतलब यदि बच्चा चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मीन्स आजकल का बच्चा हमसे ज्यादा पावरफुल है। गवर्नमेंट ने उसको इतने हक दे रखे हैं। पहले हमारे जमाने में दे धड़ाधड़ मुर्गे मुर्गियां पता नहीं क्या क्या बनते थे, अब तो बच्चों को पता ही नहीं मुर्गा और मुर्गी क्या होता है। ठीक है, तो कहने का खैर हम नहीं बने भाई कभी भी जिंदगी में, तो बट आपको ध्यान रखना है। यहां से क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट के तहत कहा गया है कि टीचर्स ट्यूशंस नहीं पढ़ाएंगे, तो एक्ट 28 के अनुसार। और एक्ट 17 क्या कहता है कि बच्चों को किसी प्रकार का कोई भी पनिश आप नहीं कर सकते। आपने बच्चे को यूं पकड़ो ना तो बच्चा तुम्हें यूं पहुंचा देगा, तो बच्चों को यू कांट पनिश। तभी तो बच्चों में डर खत्म हो गया, तभी तो बच्चे महान निकम्मे बन गए हैं। ठीक है, आरटीई को लागू करने वाला भारत 135वां देश बना है। कहने का मतलब इससे पहले 134 देश हैं जिन्होंने आरटीई को अपने यहां लागू किया हुआ है, तो भारत जो है 135वां देश बना है। आरटीई के अंदर एक प्रावधान और है, जो आरटीई होता है उसके अंदर बच्चे एक प्रावधान और है। वो प्रावधान क्या है आरटीई के अंदर? जो एक प्रावधान है वो क्या है, जो ईडब्ल्यूएस का कोटा है, जिसको इकोनॉमिकल सोशल इकोनॉमिकल वर्कर वाला बोलते हैं। ईडब्ल्यूएस का जो कोटा है सोशल इकोनॉमिकल लेवल वाला, इसमें कितनी परसेंट सीटें रिजर्व है? तो ध्यान रखना 25% कोटा है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस मतलब जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बच्चे हैं उनके लिए 25% सीट क्या है, मतलब कोटा क्या है, रिजर्व है। ठीक है भाई, जिसका 133A वाला 133A वाला कौन सा होता है जो फॉर्म वगैरह भरवा के एडमिशन देते हैं स्कूल में, वो वाला। ठीक है गाइस, तो ये था आरटीई। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आपको मेन क्वेश्चन क्या आएंगे, ज्यादा यूनिक क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लिमिटेड क्वेश्चन है 5-6, बट आपको याद रखना है। सबसे पहले ध्यान रखना है आरटी मींस क्या होता है, राइट टू एजुकेशन। फटाफट मेरे साथ रिवाइज कर लो। आरटी मींस क्या होता है, राइट टू एजुकेशन। देखो मैं पढ़ा रही हूं तुम्हें रात में जग के, मेरा पेपर नहीं है फिर भी मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, और वहां निकम्मे बच्चे हैं लाइव। देखो 8:30 बजे 60+ लाइव आते हैं, 60-70 बच्चे, अब 31 बच्चे लाइव हैं। कहां सो गए भाई तुम अभी से सो रहे हो या यूट्यूब पे टाइम पास कर रहे हो इधर उधर की वीडियोस देख के? मतलब कमाल है, लाइव नहीं आते। मान लो यार किसी दिन मुझे कोई काम हो गया, घर में कोई आ ही बैठा और यदि मैं उसको नहीं मिलती तो मतलब क्या बोलते हैं, मैडम के तो भाव बढ़ गए एस्टेट आने के बाद, क्योंकि आपको पता है एस्टेट मेरा स्पेशलाइजेशन है, तो थोड़ा सा लोगों को ये लग जाता है कि एस्टेट आने के बाद मैम के भाव बढ़ जाते हैं। तो मैं इसीलिए सबको टाइम दे देती हूँ, और अच्छा नहीं लगता कोई बंदा रोहतक से मुझे मिलने आ रहा है और मैं उसको टाइम ना दूं, तो डेट इज रॉन्ग, है ना। तो मैंने आपकी क्लास एक दिन के लिए स्किप कर दी, और स्किप भी कर दी तो क्या होगा, मैंने स्किप भी कर दी तो मैंने 2 घंटे बाद ले ली। मतलब मैं स्किप नहीं करूंगी कभी क्लास, ये मेरा ये मेरा एक सिद्धांत है, मैं क्लास को कभी स्किप नहीं करती, टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर कर देती हूँ। हाँ 134A वाला होता है वो फार्म, सॉरी, ठीक है, टाइम को इधर उधर कर देती हूँ, तो मतलब ये चीज है। बट देखो मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि आपका पेपर आप पढ़ने के लिए नहीं जाग रहे हो, मैं पढ़ाने के लिए जाग रही हूँ। क्या खास बच्चे हो, सो रहे हैं आराम से मजे से। कोई नहीं,
मैम मैंने आज ही बैच ज्वाइन किया है और सुष्मिता को आज ही बोर्डिंग क्लास देखने को मिली है। सुष्मिता हम बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं बोर्ड पे, बट कोई बात नहीं, आज की क्लास ऐसी ही है, झेल लो। क्योंकि इसमें सिर्फ पॉइंट्स हैं और पॉइंट्स लिखना इज अ टाइम वेस्ट। वो तब करते हैं जब हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं होता। ठीक है, देखिए अध्यक्ष पेरेंट्स होंगे बेटा। एसएमसी वाली जो बैठक होती है ना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसमें अध्यक्ष पेरेंट्स को बनाया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्ट कर देती हूं, क्या क्या क्वेश्चन याद करने हैं। आरटी मीन्स होता है राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य, फ्री एंड कंपल्सरी दोनों शब्द। डिसेबल्ड बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष हो जाती है एज। ठीक है, डिसेबल्ड बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष हो जाती है। शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाने वाला 134वां देश बना। और ये जो ईडब्ल्यूएस है 134A का फॉर्म बोलते हैं उसको, 134A वाला। ठीक है, 134A का फॉर्म बोलते हैं। ट्यूशंस नहीं पढ़ाएंगे टीचर। मेन जो पॉइंट है जहां से आपको क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, बस यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको और कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कि जो प्राइमरी है उस पर टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या है, 30:1, कि 30 स्टूडेंट पे 1 स्टूडेंट होगा। अपर प्राइमरी क्या है, 35:1, कि 35 पे 1 बच्चा होगा, 35 पे 1 बच्चा होगा। शिक्षक एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे पढ़ाएगा, 45। साल में कितने दिन पढ़ाएगा, 200 दिन। घंटे पूछे तो पीआरटी वाला 800, टीजीटी वाला 1000 घंटे और पीआरटी वाला 220 दिन। और बस एक ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 4 अगस्त 2009 को संसद में बिल पारित हुआ था और पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को आरटी लागू हुआ था। और सबसे पहले 2002 में आर्टिकल 21A में 86वें संविधान संशोधन में भाग 3 में ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। ओके बबीता, गुड। जिन्होंने आज भी ज्वाइन किया टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पीछे वाली सारी वीडियो देख ले, वीडियो नंबर 31 चल रही है। ठीक है, जिन्होंने एस्टेट कॉमन बैच लिया है तो वो वहां पर ऑलरेडी कंप्लीट है, रिकॉर्डेड। और साइकोलॉजी लाइव बैच लिया है, यहां मैं लाइव पढ़ाई रही हूं, साथ में रिकॉर्डेड वाली भी अपडेट कर दूंगी, भूल जाती हूं मैं, बट आज कल में कर दूंगी। ठीक है भाई, तो ये था आरटीई, राइट टू एजुकेशन। होप सो आपको समझ आया है। अब इसके बाद हम कर लेते हैं एक ऐसा ही चैप्टर जिसका नाम है एनसीएफ। आरटीई के बाद एक ऐसा ही चैप्टर है बेटा, ये कुछ चैप्टर हैं जो इस तरीके से करने के हैं, जिसका नाम है एनसीएफ। उसके अंदर भी कुछ सिफारिशें ही दी गई है, बहुत सारी। हाँ, देखो एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है, इसको भी तुम पढ़ ही लो, ये भी पढ़ाई देती हूँ आज। छोटा सा पॉइंट है, इसी एजुकेशन से रिलेटेड आ गया, तो इसको बीच में स्किप करने के बजाय पढ़ाई देती हूँ। 134A के फॉर्म होते हैं बेटा। ये देखो 2 क्वेश्चन बताए मैंने अलग अलग, आप कंफ्यूज हो रहे हो। 135वां देश बना है भारत, 135वां देश आरटी को लागू करने वाला, मतलब 134 देश पहले से ही आरटी को एक्सेप्ट कर चुके हैं, ये अलग क्वेश्चन है। और जो फार्म है, फार्म जिससे गरीब बच्चों का एडमिशन होता है, उस फार्म को भी 134A फार्म बोलते हैं। ठीक है ना, उस फार्म को भी 134A फार्म बोलते हैं। अब ये छोटे से 2-3 पॉइंट है, ये आई गए पीडीएफ में, आगे तो देख लो। छोटे से पॉइंट है बिल्कुल, मतलब उल्लू वाले छोटे से, इनको भी देख ही लो एनसीएफ से पहले साथ में, क्या दिक्कत है। हाँ, छोटे छोटे पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से देखना। कितने आवर पढ़ना वो बाद में बताऊंगी, उसकी एक यूट्यूब पर वीडियो बनाऊंगी स्ट्रेटेजी वाली। यहां सिर्फ तुम पेड कोर्स में ना तुम्हारा फोकस पूरे तरीके से पढ़ने पे रहना चाहिए, सिर्फ पढ़ने पे। इसके अलावा जितनी फालतू बातें मुझे करनी होती है ना, जो बताना होता है वो सब यूट्यूब पे बता देती हूँ। थोड़ा थोड़ा यूट्यूब देख लिया करो मेरा, ठीक है। अब देखो, शिक्षा सूत्र, चर, भेद या सिद्धांत, एनसीएफ करने से पहले साथ में ये भी कर लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा ही है, खास मुश्किल तो है नहीं, 2-4 पॉइंट है बस। ठीक है, मतलब शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा किस प्रकार की होना चाहिए, शिक्षा के क्या सूत्र हैं। सूत्र तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, बट शिक्षा कैसी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले एडम्स ने क्या कहा था, सबसे पहले जो एडम्स है ना, उसने कहा था शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी मीन्स ये बाईपोलर, बाई होता है 2, ठीक है, बाईपोलर मीन्स एडम्स क्या कहते हैं, शिक्षा में 2 ध्रुव होते हैं, ये बाईपोलर होती है, मतलब इसके अंदर 2 प्रक्रिया होती है, इसके अंदर 2 ही ध्रुव होते हैं।
ये कौन कहता है भाई? एडम्स। तो क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, एडम्स के हिसाब से शिक्षा कैसी है? द्विमुखी है, मतलब बाइपोलर है, दो ध्रुव है शिक्षा के, एक शिक्षक और एक विद्यार्थी। मींस एडम क्या कहता है? शिक्षक पढ़ाता है और विद्यार्थी पढ़ता है, शिक्षा के बस दो ही ध्रुव होते हैं, शिक्षा के दो ही चीजें होती हैं, दो ही पोलर होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका जॉन डीवी है और रायबर्न है, वो कहता है शिक्षा ट्राइपोलर होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि सबसे पहले शिक्षा को ट्राइपोलर किसने बताया था, मतलब किसने कहा था शिक्षा के 3 ध्रुव हैं। तो ये जो शिक्षा के 3 ध्रुव हैं, ये बात कही थी जॉन डीवी ने, ये बात, थैंक यू नीलम, ये बात कही थी जॉन डीवी ने। सबसे अच्छा करवाती हूं वो तो पता नहीं, बट मुझे ये कंफर्म है, इतना कॉन्फिडेंस है कि साइकोलॉजी का भगवान की जैसे तुम्हारा क्वेश्चन नहीं जाएगा। इतनी मेहनत की है मैंने इस बार, पिछली बार भी की थी, बट पिछली बार 1-2 क्वेश्चन नहीं आ गए थे। इस बार भगवान ना करे वो भी ना हो, बस मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी और तुम रिजल्ट ले आओ, मजा ही आ जाएगा, ठीक है। शिक्षा में कितने ध्रुव हैं भाई? ट्राइपोलर शिक्षा में 3 ध्रुव हैं। मींस ये कहता है एक छात्र है जो सेंटर्ड होता है, एक अध्यापक होता है और एक आपकी टेक्स्ट बुक होती है। तो ध्यान रखना, जॉन डीवी और रायबर्न ने शिक्षा में 3 ध्रुव बताए हैं, और जबकि उस एडम्स ने क्या कहा भाई एक शिक्षक और स्टूडेंट होता है, बस और कुछ नहीं होता। तो ध्यान रखना, इन्होंने त्रिमुखी प्रक्रिया बताई है, शिक्षक होता है, छात्र होता है और पाठ्यक्रम होता है, ठीक है। और आपसे सीधा पूछे क्वेश्चन, शिक्षा एक कैसी प्रोसेस होती है? तो शिक्षा त्रिमुखी प्रोसेस है, आप द्विमुखी नहीं कहोगे। आज की भाषा में शिक्षा त्रिमुखी प्रोसेस है, ठीक है, ट्राइपोलर प्रोसेस है शिक्षा। अब शिक्षा के चर, शिक्षा के जो डिपेंडेंट होते हैं, शिक्षा के जो चर होते हैं, शिक्षा के जो डिपेंडेंट होते हैं वो 3 होते हैं। पूजा पीजीटी वाला कितने घंटे पढ़े? बेटा मैं ना हमेशा एक चीज कहती हूँ, पढ़ने के लिए कोई घंटे निर्धारित नहीं होना चाहिए, जितना जब टाइम मिले तब पढ़ो। पेपर पास हो तो उठते बैठते जागते फिरते हंसते खाते बस पढ़ते रहो, और कोई काम ही नहीं है तुम्हें, ठीक है, और कोई काम ही नहीं है तुम्हें। मतलब तुम्हें जब दिल करे, जैसे दिल करे, चल जा, जब घड़ी मिले, समय मिले, वक्त मिले, जब जब मर्जी पढ़ते रहो बस। अब पढ़ने के लिए कोई लिमिट सेट मत करो, पेपर तक पढ़ते ही रहो बस। यूं देखो, मैंने खाना खाने उठना और मैंने थोड़ा सा काम करने उठना, बस जरूरी, बाकी फुल टाइम मैंने पढ़ना है, ठीक है। तो शिक्षा के कितने चर हैं भाई? 3 चर हैं। सबसे पहले है स्वतंत्र चर, जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट चर। सबसे पहले है स्वतंत्र चर, जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट चर। दूसरा है आश्रित चर, स्वतंत्र का मतलब जो फ्री है, स्वतंत्र का मतलब जो किसी पर डिपेंड नहीं है, जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट, मतलब जो किसी पर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट। आश्रित का मतलब होता है जो डिपेंडेंट है, आश्रित का मतलब जो डिपेंडेंट है। मध्यस्थ का मतलब होता है जो मीडिएटर है। अब देखो, तुम्हें ना ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, स्वतंत्र चर देखते ही आपको सीधा सीधा दिमाग में आता है नवंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट कर दो मैम। नेहा चौहान, बिल्कुल मेरी तरफ से 30 नवंबर से 1 दिसंबर नहीं होएगा, आई प्रॉमिस यू। साइकोलॉजी का सिलेबस 30 नवंबर से लेके 1 दिसंबर नहीं होगा। 30 नवंबर को कंप्लीट साइकोलॉजी विद प्रीवियस ईयर पेपर आपके ऐप पर मेरी तरफ से लाइव मोड में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और मैंने कहा तो था कि 10 या 15 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वही बात है, वो टालना हो जाता, कंप्लीशन नहीं होता। अब हमने बहुत दिल से मेहनत की, अच्छा करेंगे तो 10 दिन और लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट 1 दिसंबर तक मेरी तरफ से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, जहां तक मेरी कोशिश है। बट टालेंगे नहीं, एक आधा दिन फालतू लग गया तो कोई आफत नहीं आती, बेस्ट करेंगे, क्योंकि मेरे को यूं पता और सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना है, ठीक है ना। अब देखो, आपको जब स्वतंत्र चर लिखा आता है तो आपके दिमाग में पता क्या आता है? स्वतंत्र चर स्टूडेंट, है ना, क्योंकि फीलिंग ऐसी अच्छी वाली जुड़ जाती है कि भाई फ्री है, बच्चा तो फ्री है, बच्चा तो आजकल किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं है। लेकिन आपको पता है बच्चा डिपेंड है अध्यापक पे, बच्चा आज भी डिपेंड है अध्यापक पे अच्छी गाइडलाइन के लिए। तो बच्चा डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता। तो जो स्वतंत्र चर है, वी आर इंडिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट है, लेकिन सही मायने में तो हम भी तुम पे डिपेंड है। तुम हो तो हम है तो तुम है, एक दूसरे के बिना पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी। पर आपको ध्यान रखना है, स्वतंत्र चर शिक्षक होता है, और आश्रित जो डिपेंडेंट होता है वो स्टूडेंट होता है, और मध्यस्थ जो मीडिएटर्स होते हैं वो स्कूल के दौरान जो भी एक्टिविटीज करते हो वो सब। बेटा ऐसे पीजीटी के लिए गिवन ही नहीं है, क्योंकि आरटीई जो बात करती है वो पहली से 8वीं तक करती है। पूजा, आप कह रहे हो ना पीजीटी के लिए कितने घंटे हैं, आरटीई ने जो सिफारिशें दी थी वो सिर्फ पहली से 8वीं कक्षा तक दी थी, इसलिए 9वीं से 12वीं का कोई जिक्र ही नहीं किया आरटीई ने।
ठीक है। हाँ कविता, हिंदी की वीडियो भी वो करूंगी, चेंज नहीं, हिंदी की वीडियो मैंने करवा रखी है, उसमें एडिटिंग करूंगी। जैसे शब्दकोश वाला चैप्टर है, एक आधा और है, और मेरी कोशिश है हिंदी का एक लाइव बैच लेके आऊंगी शायद 20 तारीख से या देखती हूँ 25 तारीख से, और सिर्फ 15 दिन का वो बैच रखूंगी और 15 दिन में बहुत डीप वाली हिंदी उसमें खत्म कर देंगे। तो एस्टेट कॉमन बैच को तो वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी, ठीक है, टेंशन ना लो। हाँ, मध्यस्थर पाठ्यक्रम स्कूल के दौरान ना भी मिले बट मिलेगी, मतलब जो एडिटिंग होगी एस्टेट कॉमन बैच में वो की जाएगी, टेंशन ना लो। हाँ, शिक्षा के भेद, मेरा ध्यान साइकोलॉजी बैच पे है, बस जैसे ही इस बैच का सिलेबस एक दो चैप्टर रह जाएंगे ना, मैं हिंदी का बैच अनाउंस कर दूंगी, लेकिन मैं बीच में नहीं करना चाहती, फिर होच पोच जाएगा, पहले इसको खत्म करके ही करूंगी। अब है शिक्षा के भेद, क्योंकि मुझे पता पेपर तो 18-19 को वैसे भी नहीं होना, तो इसीलिए अब शिक्षा के कौन कौन से भेद होते हैं, मतलब जो एजुकेशन है वो किस किस टाइप से होती है। तो किस किस टाइप से होती है भाई शिक्षा, आपको पता है शिक्षा इनफॉर्मल होती है जिसको अनौपचारिक बोलते हैं, शिक्षा फॉर्मल होती है जिसको औपचारिक शिक्षा बोलते हैं, शिक्षा नॉन फॉर्मल होती है जिसको निरौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देती हूं, क्या डिफरेंस है। सुष्मिता पढ़ लेना बेटा, एक आधा क्वेश्चन आता है बट रेयर आता है, रेयर। ऊपर जो मैंने 26 चैप्टर करवाए वो पीजीटी के ही हैं सारे, अब भाई एक आधा तो टीजीटी और पीआरटी का भी आने दो, बट ऐसा कुछ नहीं है, पीजीटी में आ जाता है एक आधा क्वेश्चन, ये पेडागोजिकल इश्यूज है ना, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है, पीजीटी में आरटी से क्वेश्चन आया हुआ था। इनफॉर्मल एजुकेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, अनौपचारिक शिक्षा, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनौपचारिक, जो आप अपने घर में ही लेते हो, लाइक आप अपनी माता से ले रहे हो, पिता से ले रहे हो, भाई से ले रहे हो, बहन से ले रहे हैं, जो घर में आपस में ही शिक्षा लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा, उसको हम क्या बोलते हैं, अनौपचारिक शिक्षा। फॉर्मल एजुकेशन उसको हम क्या बोलते हैं भाई, औपचारिक शिक्षा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल एजुकेशन, मतलब जिसमें फॉर्मेलिटी है, जैसे आप और मेरे में है, स्टूडेंट और टीचर्स में है, जब हम स्कूल में जाते हैं तो वो चीज किसके अंदर होती है, वो चीज फॉर्मल एजुकेशन के अंदर होती है, वो चीज किसमें होती है बेटा, फॉर्मल एजुकेशन के अंदर होती है, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं निरौपचारिक शिक्षा, जिसमें ये होती है ना डिस्टेंस लर्निंग, मीडिया से लर्निंग, डिस्टेंस से लर्निंग, तो पेपर के ऊपर लास्ट में बात करूंगी, अभी पढ़ लो, डिस्टेंस लर्निंग, मीडिया वाली लर्निंग, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन फॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो सीधा आपको पता होगा अनौपचारिक शिक्षा के अंदर कौन होते हैं भाई, माँ बेटा बच्चा घर परिवार, ये सब अनौपचारिक शिक्षा होती है। फॉर्मल में टीचर स्टूडेंट होते हैं, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर मीडिया, जो आजकल जो हम आप और हम पढ़ रहे हैं, डेट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन, मैं और आप जो ये कैमरे के माध्यम से पढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। ये भी डिस्टेंस लर्निंग ही तो है, तुम मुझे नहीं देख रहे, मैं तुम्हें नहीं देख रही, तुम तो मुझे देख रहे हो, खैर मैं तुम्हें नहीं देख रही, पता नहीं कब देखने को मिलोगे। एस्टेट पास हो जाना भाई, एक अच्छी सी पार्टी होगी, मीटअप रखेंगे, जिन जिन का एस्टेट का पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव तो किसी का आएगा ही नहीं, मुझे भरोसा है, ठीक है। और जैसे ही एस्टेट के रिजल्ट आने के बाद जो संडे हुआ ना, उसमें सभी बच्चे अचीवर्स एकेडमी में आना धूम मचाने के लिए, मजे करेंगे, ठीक है। न्यू टाइप ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कुछ न्यू टाइप भी आ गई भाई आजकल, मतलब कुछ नए नए प्रकार भी एजुकेशन के आ गए, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और विदाउट इंटरफेरेंस। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें शिक्षक वो होता है, एक मिनट, ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना ऑटो मीन्स होता है खुद का, ऑटो मीन्स होता है खुद का, ठीक है। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है खुद से जो रिलेटेड होता है। ऑटोक्रेटिक क्या होता है, जो खुद से रिलेटेड होता है, लाइक जो खुद बादशाह होते हैं, निरकुंशवादी सत्ता जो पहले होती थी, टीचर अपने आप को सब कुछ समझता था, तो ये मॉडर्न है, मॉडर्न टर्म में आप, जैसे पहले जमाने में तो क्या होगा, डिपेंडेंट नॉन डिपेंडेंट, है ना, पहले जमाने में क्या होगा, डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट, पहले जमाने में तो ऐसे बोलते थे ना, लेकिन आज के जमाने में बोलते हैं ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब जिसमें टीचर ही सेंटर्ड हो, जिसमें टीचर ही सर्वे सर्वा हो, जो टीचर कह रहा भैया वही है और कुछ भी नहीं है, वहां पर टीचर ही सर्वे सर्वा है, तो वो ऑटोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक क्या होता है, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की भूमिका हो, तो डेमोक्रेटिक एजुकेशन आता है ना, बहुत ऑप्शंस में आता है तुम्हें अभी, प्रजातांत्रिक शिक्षा, जिसमें आपका टीचर भी सेंटर्ड है और आपका स्टूडेंट भी सेंटर है, मतलब अध्यापक और टीचर जब दोनों के दोनों ही सेंटर्ड होते हैं, आपका अध्यापक भी और आपका स्टूडेंट भी जब दोनों के दोनों सेंटर्ड होते हैं, तो प्रजातांत्रिक होती है, वो डेमोक्रेटिक होती है, मीन्स आपका अध्यापक भी सेंटर्ड है और टीचर भी सेंटर्ड है, तो वो क्या होती है, डेमोक्रेटिक होती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं भाई,
डेमोक्रेटिक। एक होती है आपको पता विदाउट इंटरफेरेंस, इसको हस्तक्षेप रहित शिक्षा कहते हैं। कहने का मतलब ये स्वतंत्र, डिपेंडेंट, नॉन डिपेंडेंट और जो निरौपचारिक शिक्षा है उसी का रूप बदल दिया, हाई लेवल पे कर दिया। हस्तक्षेप रहित मतलब विदाउट इंटरफेरेंस, इसमें किसी तरह का अध्यापक का, स्कूल का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। जैसे डिस्टेंस एजुकेशन, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, अब भैया मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं तो मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है, मैं तो वैसे ही दुखी हो रही हूं, पिटोगे तुम, निकम्मो, महानिकम्मे, पढ़ने नहीं आए, मैं तो ऐसे ही दुखी हो रही हूं, तुम ना हो, एक भी स्क्रीन पे ना हो, मुझे क्या चक्कर है, मैं तो अपनी क्लास लेके चली जाऊंगी। तो कहने का मतलब ये इंटरफेरेंस नहीं हो रही, ये क्या हो रही है भाई, ये क्या हो रही है, ये शिक्षा हो रही है विदाउट इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप रहित शिक्षा। ये जो हम कर रहे हैं ये हस्तक्षेप रहित शिक्षा कर रहे हैं, ठीक है। शिक्षण के सूत्र मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूं, इन शॉर्ट में वैसे बता रही हूं, कुछ खास नहीं इसमें। शिक्षण के सूत्र ज्ञात से अज्ञात, जिसको हम बोलते हैं नॉन टू अननोन, इसमें बच्चों के ज्ञान को जानकर उन्हें अज्ञान से पढ़ाया जाता है। मतलब ज्ञात से अज्ञात, आपको जो पता है उससे आपको जो नहीं पता उसकी ओर पढ़ाया जाता है। आगमन विधि पर निर्धारित होता है, ये सीधे सीधे हैं, कई बार डिस्कस हो चुके हमारे। विशेष से सामान्य, स्पेसिफिक टू जनरल, ध्यान रखना जो शिक्षण सूत्र होता है ये सामान्य से विशेष नहीं होता, ये क्या होता है बेटा, स्पेसिफिक टू जनरल होता है, ये स्पेसिफिक टू जनरल होता है। ओके अन्नू, यू रिमेंबर माय बर्थडे, मैम आपके बर्थडे पर आएंगे 31 जनवरी को। क्या बात, तुम्हें मेरा बर्थडे याद है? हाँ, मेमोरी का चैप्टर देखा होगा मुझे लग रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो भी डाल दूंगी। हाँ राहुल, मैं आज इस वीडियो के बाद या कल आपको रिकॉर्डेड वीडियो साइकोलॉजी लाइव बैच में मिल जाएंगी बेटा, डोंट वरी, कंप्लीट। तो 31 जनवरी मेरा बर्थडे याद है, तो मेरी एनिवर्सरी भी याद होनी चाहिए 17 नवंबर। तभी मैं कह रही हूँ 17 नवंबर को टाइम थोड़ा सा चेंज हो सकता है, यदि शाम को बाहर जाने का प्रोग्राम बना तो मैं आपकी क्लास या तो जल्दी लेके जाऊंगी या लेट लेऊंगी, तो जो भी सूरत होगी मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, सिर्फ 17 नवंबर को, उसके अलावा नहीं। विशेष से सामान्य, तो ध्यान रखना जो दूसरा शिक्षण सूत्र है वो है स्पेसिफिक टू जनरल। वो क्या है, स्पेसिफिक टू जनरल। आपको पता है इसमें अध्यापक एक विशेष एजुकेशन से लेकर जनरलाइज्ड टॉपिक्स पे चलता रहता है, बस आपको नाम ध्यान रखना है, क्योंकि वो कई बार पूछ लेता है कि शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं भाई, ज्ञात से अज्ञात होता है, विशेष से सामान्य होता है, ध्यान रखना सामान्य से विशेष नहीं होता, विशेष से सामान्य होता है। फिर सरल से जटिल होता है, भाई पहले इजी पढ़ाओ फिर मुश्किल पढ़ाओ, सरल से जटिल होता है, ठीक है। पूर्ण से अंश, पूर्ण से अंश का मतलब क्या है, आप पूर्ण से अंश, पूर्ण से अंश का मतलब कंप्लीट टू पार्ट, आपके पास एट द होल है, होल से लेके आप छोटे छोटे चीजों पर जाते हो, जो गेस्टाल्ट वादियों ने दिया था पूर्ण से अंश। भाई पहले पूरा आपको पेड़ पढ़ना है, पूरा पेड़ जब आपने पढ़ लिया फिर आप उसके पत्तों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब दैट इज कॉल्ड पूर्ण से अंश, ठीक है। तो ये शिक्षण सूत्र आपको पता होना चाहिए। आगमन से निगमन आपको पता ही है, ठीक है। अनिश्चित से निश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित से निश्चित मतलब अस्पष्ट जो चीजें होती हैं उससे बच्चों को जो चीजें क्लियर होती हैं, स्पष्ट होती है, उसकी तरफ ले जाते हैं। मूर्त से अमूर्त, जो चीज हमारे सामने है उससे जो चीज हमारे सामने नहीं है उससे बच्चों को पढ़ाते हैं। इनमें कुछ है नहीं सीखने का। मनोविज्ञान से तर्क की ओर, मतलब मनोविज्ञान लगाते हैं और फिर तर्क लगाते हैं, तो मनोविज्ञान से तर्क की ओर, ठीक है। अब कुछ 2-3 पॉइंट और हैं। शिक्षा भाई आपको पता अधिगम के बिना नहीं हो सकती, अधिगम शिक्षा के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि अधिगम गोल सेंटर्ड होता है, अधिगम सार्थक होता है, अधिगम परमानेंट चेंजेस करता है हमारे व्यवहार में, तो अधिगम अच्छा होता है तभी तो शिक्षा अच्छी होती है। अब एजुकेशन है, आप अच्छी शिक्षा देना चाहते हो तो उसके क्या सिद्धांत है, मतलब किस बेस पे आप अच्छी शिक्षा दे सकते हो। यदि मैं आपको अच्छी शिक्षा देना चाहती हूं तो मैं किस बेस पे आपको अच्छी शिक्षा दे सकती हूँ। तो सबसे पहले प्लानिंग, पाठ योजना, बिल्कुल मेरी प्लानिंग होनी चाहिए। मेरा पूरा सिलेबस मेरे को टिप्स पे है साइकोलॉजी का, बट स्टिल मैं आपकी क्लास में आने से पहले आधे घंटे पहले डिसाइड करती हूँ, 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले, क्या मुझे क्या पढ़ाना है, तुम्हें कितना कॉन्सेप्ट आज की क्लास में देना है। बिल्कुल प्लानिंग होनी चाहिए, आपकी भी प्लानिंग होनी चाहिए। दिन में मुझे भाई आज के बस पता क्या, बहुत एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ पा रहे, एटलीस्ट जो तुमने सुबह माइंड में लिखा है ना कि आज तो मेरे को इतना काम करना है, यदि आप सच में उतना काम कर रहे हो तो आप सही टाइम टेबल पे चल रहे हो, बट आप स्टिल उतना काम भी नहीं कर रहे तो यू आर नॉट गोइंग विद द राइट वे, आप सही वे पे नहीं चल रहे। हैप्पी बर्थडे राहुल, गॉड ब्लेस यू अलॉट बेटा, ठीक है।
तो पाठ योजना, ठीक है, तो प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग। तो सबसे पहले आपको प्लानिंग ऑन योर बर्थडे, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, गॉड क्वालिफाई यू अरेस्टेड एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट विश ऑन दिस डे फ्रॉम माई साइड एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ एंड गॉड ब्लेस। पाठ योजना मीन्स प्लानिंग होनी चाहिए सबसे पहले। अध्ययन करने से पहले अध्यापक को प्लानिंग होनी चाहिए, मुझे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, तो डेफिनेटली। फिर है रुचि का सिद्धांत। आपको भाई जब आप पढ़ा रहे हो बच्चों को तो उससे पहले आपको ये चेक करना चाहिए आपके बच्चों का इंटरेस्ट है भी या नहीं है। जबरदस्ती चेपे जा रही हूं मैं उनको, आगे पढ़ना चाहते हो या नहीं चाहते, या जबरदस्ती पढ़ा रही हूं मैं तुम्हें, ठीक है। तो इंटरेस्ट का सिद्धांत, बच्चों में इंटरेस्ट भी होना चाहिए। फिर है प्रेरणा का सिद्धांत। अध्ययन करवाते समय बच्चों को बीच में अभिप्रेरित भी करना चाहिए। अभिप्रेरित मतलब मोटिवेट भी करना चाहिए। अभिप्रेरित का मतलब मोटिवेट। हाँ भाई पढ़ रहे हो, पास हो जाओगे, पेपर आने वाला सिर पे, 18 तारीख को पेपर है, पढ़ लो। आज इतना असर है, दवाई का बहुत असर है। हाँ, तो प्रेरणा का सिद्धांत, तो अध्ययन करवाते समय बच्चे को मोटिवेट भी करना चाहिए। सिंपल है ये तो तुम ऑप्शन से पहचान लोगे। क्रियाशीलता का सिद्धांत मतलब जब आप बच्चों को पढ़ाते हो तो उनको एक्टिव भी करना चाहिए। सीधी सीधी सी बात है भाई, अध्यापन की सफलता किस चीज पर निर्भर होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हो तो आप वैसे भी फाइंड आउट कर लोगे। आप तुक्का ही लगा लोगे, बच्चा क्रियाशील है, ठीक है, पाठ योजना बना रहा है, ठीक है, मोटिवेट हो रहा है, ठीक है, मतलब कोई खास नहीं है इसमें। क्रमबद्धता का सिद्धांत, क्रमबद्धता मतलब आप सीक्वेंस में उसको सही अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हो, सीक्वेंस में पढ़ा रहे हो, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, क्रमबद्धता बोलते हैं। क्रमबद्धता का सिद्धांत, बच्चों को सही पढ़ाना। फिर आपको पता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनको ध्यान में रख के पढ़ाना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, दूसरा बच्चा तीसरे से अलग है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, एक बच्चा दूसरे से, दूसरा बच्चा तीसरे से अलग है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत है जो इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। फिर उपयोगिता का सिद्धांत, भाई जो शिक्षा आप करवा रहे हो क्या वो इंपॉर्टेंट है। यदि वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता। मतलब जो एजुकेशन आप दे रहे हो, जो आप मुझे पढ़ा रहे हो, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या इसका कोई मतलब है। हाँ भाई, कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का मतलब तो है, नो डाउट मतलब है। आप मैं जो पढ़ा रही हूँ, जो पढ़ रहे हो, इससे आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी ग्रो हो रही है, तो उद्देश्य है इस शिक्षा का। बिल्कुल ही नहीं कहूंगी कि बेकार है। अभ्यास का सिद्धांत आपको पता है भाई, अभ्यास बहुत ही जरूरी चीज होती है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कभी भी सीख नहीं पाओगे। फिर आपका शिक्षण है, उसको क्या चीजें प्रभावित करते हैं, मीन्स क्या चीजें हैं जो आपकी टीचिंग को अफेक्ट करती है। तो भाई क्या अफेक्ट करती है टीचिंग को, अध्यापक के पढ़ाने का तरीका बिल्कुल सबसे ज्यादा असर करता है। यदि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ था, इसे लागू करने वाली गवर्नमेंट। यदि मैं तुम्हें कुछ ऐसे पढ़ा रही हूं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बोर्ड, और आज मुझे छोड़ के तुम अभी के अभी भयंकर वाले तरीके से भागने वाले हो। बट मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, मैं बोर नहीं होने देती। ये पॉइंट इतने बोरिंग है फिर भी तुम बोर नहीं होगे, ठीक है। तो अध्यापक के पढ़ाने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए भाई। आसपास का वातावरण आपकी पढ़ाई पे बहुत अफेक्ट करता है। आप ऐसे एनवायरमेंट में रहते हो जो सुकून वाला है, जो सेफ है, जो अच्छा है, तो डेफिनेटली यू फील गुड। और आप ऐसे एनवायरमेंट में रहते हो जिसकी कोई आउटपुट ही नहीं है, तो डेफिनेटली यू फील बैड। बच्चे का स्वास्थ्य और अध्यापक का स्वास्थ्य बहुत जबरदस्त तरीके से निर्भर करता है। परसों आपने देख लिया होगा क्लास में, यदि स्वास्थ्य खराब हो अध्यापक का तो क्या होता है, और बच्चे का हो तो क्या होता है, यू ऑल नो वेल। शिक्षण सामग्री, टीचिंग एड्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। टीचिंग एड्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। देखिए कैसे हेल्प कर रहा है हमारा स्मार्ट बोर्ड, इट्स आल्सो ए टीचिंग एड। कैन यू इमेजिन, पिछले साल मैंने कितनी बार वीडियो को पॉज करा, पॉइंट लिखे, क्योंकि अब इतने पॉइंट यदि मैं लिख रही हूं, मान लो एनसीएफ के 20 सिद्धांत पढ़ेंगे, मैं 20 सिद्धांतों को लिखूंगी बोर्ड पे, मतलब 20 जो सजेशंस थे, सिद्धांत तो 5 थे, 20 सजेशंस को मैं बोर्ड पे लिखूंगी तो मेरी तो 1 घंटे क्लास बोर्ड पे लिखने में ही चली जाएगी, ठीक है। तो टीचिंग एड्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब ये बोर्ड हमारे लिए जन्नत बन के आ गया, और ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी एजुकेशन के अंदर, है ना। तो बताने की जरूरत नहीं है। नहीं तो इस क्लास को मैं 1 घंटे में पढ़ाया था पिछली बार, पॉज कर रही, फिर मैं सारे सिद्धांत लिख रही, फिर बच्चों को पढ़ा रही, फिर पॉज कर रही, फिर लिख रही, नहीं तो बच्चा बोर हो जाएगा, है ना। तो शिक्षण सामग्री प्रभावित करने का बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, ठीक है।
तो ये थे शिक्षा से संबंधित कुछ चीजें। आरटी के साथ मैंने एजुकेशन से रिलेटेड कुछ कर दिया, भाई शिक्षा क्या होती है, शिक्षा के कौन से ध्रुव होते हैं, कौन से चर होते हैं, शिक्षा को क्या चीज प्रभावित करती है, शिक्षा के क्या सूत्र होते हैं। अब 1 सेकंड का ब्रेक लो, फिर हम पढ़ते हैं एनसीएफ। एक बच्ची कह रही है सिगमंड फ्रायड नहीं है पीडीएफ में। बेटा वैसे तो है पीडीएफ में, मान लो यार गलती से सिगमंड फ्रायड है नहीं, तो यार मैंने इतनी पीडीएफ दे दी, तो एक सिगमंड फ्रायड तो आप लिख लो, है ना। ये देखो बच्चा, तुम्हें सैल्यूट करना चाहिए इस बच्चे को, विश करो इसके लिए कि ये टॉप करे एकेडमी में। टॉप तो सारे करो, पर कहने का मतलब इस बच्चे ने आप सबकी हेल्प की है, सबकी। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कितनी दुआएं लेता है? आप में से कोई मुझे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके जो ऐप पे पढ़ा रखी है, किसी ने मुझे नोट्स अपने स्कैन करके भेजे। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो बहुत सुंदर नोट्स बना लेता है तो मुझे वो नोट्स स्कैन करके जरूर भेजना। और उसकी क्या पता किसी के नोट्स इतने खूबसूरत हो, अचीवर एकेडमी के नाम से भविष्य में किताब उसके नोट्सों की छप जाए। और जिसने बाइलिंगुअल, जिसने इंग्लिश, एटलीस्ट कोई तो बच्चा ऐसा हो जिसने इंग्लिश, हिंदी के तो मेरे को मिल गए, कोई बच्चा ऐसा हो जिसने इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा हो, तो प्लीज वो अपने नोट्स को पीडीएफ स्कैन करके मुझे सेंड कर दे। लाखों बच्चों की दुआएं आप लोगे। हर नया बच्चा जुड़ने वाला पीडीएफ मांगता है, इंग्लिश मीडियम मांगता है, क्योंकि मुझे कंटेंट याद होता है, इसलिए मैं कभी उसको लिखती नहीं हूँ। ये तो बच्चे लिख के मेरे ऊपर मेहरबानी कर देते हैं, नहीं मैं तो ऐसे ही बोल बोल के पागलों की तरह लिख लिख के पढ़ाती होती तुम्हें अब भी, ठीक है। तो कहने का मतलब इतनी बड़ी हेल्प जो तुम करते हो ना, हजारों दुआएं टीचर से लेते हो और हजारों दुआएं उन बच्चों से लेते हो जिनको ये पीडीएफ मिली है। तो सोचो तुम कितना नेक काम कर रहे हो, सोचो। तो जो इंग्लिश में, जिसने इंग्लिश में नोट्स लिख रखे हो ना, मुझे पीडीएफ बना के जरूर भेजना, इंग्लिश मीडियम। थक गए? एनसीएफ तो छोटा ही है, पढ़ लो। कौन से पेज पे है भाई एनसीएफ? कितना पढ़ डाला तूने भी। और ये पुराने वाले नोट्स हैं, तो न्यू अपडेशन वाला जो बच्चा है, कुछ नया तो मैंने ऐड किया ही है ना, तो वो बच्चा भी अब 2 मिनट का ब्रेक इसीलिए दिया था क्योंकि मुझे इसमें एनसीएफ ढूंढना था। कहाँ है भाई एनसीएफ? है भी या नहीं? कहीं मैं से ही ढूंढ रही हूँ। 1 मिनट रुको भाई, हाथ दुखने लगे मेरे तो। वेट वेट वेट, अरे पढ़ा रही हूँ, रुको। प्रदीप भाई वीडियो देख रहा, तो इसमें एनसीएफ है या नहीं है? कहीं मैं ऐसे ही सोच रही हूँ एनसीएफ है। क्यों एनसीएफ के लिए तो मैंने पीडीएफ लगाई थी कि 20 सुझाव ना लिखने पड़े, पढ़ाने कुछ और ही लगी मैं। फिर मिल गया, देखो। मिल गया भाई, ठीक है। 1 मार्क श्योर। 1 सेकेंड आ रही हूं मैं, तुम्हें ब्रेक दिया है क्योंकि थोड़ा सा तुम्हें बोर ना लगे आज, इसलिए 1 मिनट रुको, पानी पी के आती हूँ। तुम्हें लगना चाहिए ना मैडम लाइव पढ़ा रही है, ऑफलाइन की तरह। पानी पी के देती हूँ।
सो अब हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक NCF। इसको बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। क्यों बोल रहे हैं भाई 2005? क्यों बोल रहे हैं 2005? क्योंकि ये दस्तावेज 2005 में आया था। इसे शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज कहते हैं। इसे शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज कहते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है किसी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। हाँ भाई, अब एनसीपी 2020 आ गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके ऊपर भी बात करूंगी मैं। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गई है, उसमें कोई डाउट नहीं है, हमें पता है 2020 आ गई है, बट वो ऑफिशियली लागू तो नहीं हुई है ना। अभी तक वो ऑफिशियली लागू नहीं हुई है। कह रहे हैं 1 अप्रैल 2022 से होगी, बट अभी तक तो हुई नहीं है ना। तो जब तक वो नहीं ऑफिशियल लागू होगी, जब तक शिक्षा का नवीनतम मतलब लेटेस्ट, क्योंकि इसके बाद कोई आया ही नहीं, तो जिसके बाद कोई नहीं आया तो वो लेटेस्ट ही रहेगा ना। तो शिक्षा का जो लेटेस्ट दस्तावेज है, वो नवीनतम दस्तावेज है, वो क्या है भाई? एनसीएफ है। तो वो क्या है? एनसीएफ। ठीक है, तो एनसीएफ मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, हिंदी में इसको बोलते हैं 2005। ये कैसे कदम थे शिक्षा में? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। ये शिक्षा में रिफॉर्मेशन के कदम थे, शिक्षा में सुधार के लिए कमेटी बनाई गई थी। तो शिक्षा में सुधारात्मक कथन थे। कैसे कथन थे भाई? सुधारात्मक कथन थे। होता क्या, ध्यान से सुनना। एक बंदा होता है जिसका नाम है प्रोफेसर यशपाल, एक बंदा है जिसका नाम है प्रोफेसर यशपाल, और प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता के अंदर 14 जुलाई 2004 को, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, 14 जुलाई 2004 को एक 35 सदस्यों की एक बैठक बनाई गई और उनसे कहा गया भाई कि कुछ बात करो, शिक्षा में कुछ चेंज होने चाहिए, शिक्षा में कुछ सुधार होने चाहिए, शिक्षा में ये होना चाहिए, शिक्षा में वो होना चाहिए, तो कुछ सुधार करो, कुछ चेंज करो, कुछ बढ़िया करो एजुकेशन के अंदर। ये कहा गया किसके द्वारा भाई? यशपाल और उसकी कमेटी के द्वारा, जो 35 सदस्यों की थी। तो यहां से भी आपके 2 क्वेश्चन निकल चुके हैं। जो भी मैं एक पॉइंट बता रही हूँ, एग्जाम का एक क्वेश्चन बता रही हूँ, प्लीज दिमाग और ध्यान से सुनना, ठीक है। राष्ट्रीय रूपरेखाचर्या 2005, ये कैसे कथन थे? सुधारात्मक कथन। ये कैसे कथन थे? सुधारात्मक कथन। इसकी अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन आते जा रहे हैं सीधा सीधा। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? यशपाल। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। और ये 14 जुलाई 2004 को पहली बार 35 सदस्यों की बैठक लॉन्च हुई। अब क्वेश्चन आएगा कि एनसीएफ का जो आइडिया था भाई, एनसीएफ का जो आइडिया था वो कहां से लिया गया था? एनसीएफ का जो आइडिया था वो कहां से लिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आइडिया लिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारे थे, उसका एक निबंध था सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, हिंदी में बोला है सभ्यता एवं प्रगति। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो निबंध था जिसका नाम था सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। अरे वाह राहुल, बहुत अच्छी बात। फिर तो मुझे एक बार व्हाट्सएप जरूर करना, टेक्स्ट मैसेज करना चीवर एकेडमी के नंबर पे। आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू। ठीक है, एनसीएफ इंट्रोड्यूस हुआ रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता एवं प्रगति से। ठीक है, किससे हुआ भाई? सभ्यता एवं प्रगति। ध्यान रखना, एनसीएफ का आइडिया कहां से लिया गया भाई? रविंद्रनाथ टैगोर का निबंध सभ्यता और प्रगति में क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर ने एक स्टेटमेंट दी थी, पता नहीं इस बच्चे ने लिख रखी है या नहीं लिख रखी। नहीं लिख रखी, मैं वैसे बता देती हूँ। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक स्टेटमेंट दी थी, शायद इस बच्चे ने नहीं लिखी। स्टेटमेंट में रविंद्रनाथ टैगोर ने एनसीएफ का जो आप एक ऑफिशियल साइट से दस्तावेज डाउनलोड करते हो ना, इसके ऊपर 4 लाइन में पता क्या लिख रखा है कि बालक एक बहुत ही सृजनशील होता है और वो खुद कुछ ना कुछ करता रहता है, जो कि लेकिन जो इंसान है वो उसकी कृति को बिगाड़ने की कोशिश करता रहता है। मीन्स जो बच्चा होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत सृजनशील होता है, लेकिन पूनम मेंबर तो 35 थे, 38 तो नहीं थे बेटा स्टार्टिंग में। हाँ, बाकी आई विल मेक इट मोर कंफर्म, बट 35 ही मेंबर्स थे बेटा स्टार्टिंग में, 38 नहीं थे, 35 ही थे। 35 बंदों की ही कमेटी थी ये। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। स्टिल आई विल चेक अगेन एंड टेल यू अगेन ऑन टुमारो क्लास। ठीक है, बट 35 थे। अब होता क्या है,
होता क्या है इसके अंदर कि उसने ये कर रखा था कि बच्चा तो कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन जो इंसान है ना वो कबाड़ा कर देता है बच्चे की एक्टिविटी का। इसका कहने का मतलब बच्चा तो खुद ही सृजनशील होता है, बच्चा तो खुद ही क्रिएटिव होता है, बच्चा तो खुद ना कुछ करता रहता है। ठीक है, तो लर्निंग बाय डूइंग। तो इसीलिए इस सिद्धांत का जो मेन सूत्र कह दो, सिद्धांत का मेन मोटो कह दो, डेट इज लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ की शिक्षा। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, बिना बोझ की शिक्षा। मतलब बैग नहीं लेके जाओ भाई, जो करना है करके सीखना है। तो बिना बोझ की शिक्षा या करके सीखने की शिक्षा को कहा गया था लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीएफ के अनुसार लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ की शिक्षा या करके सीखने की शिक्षा, यही इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य। तो बहुत बार आया व्हाट इज द मेन फार्मूला ऑफ एनसीएफ। तो एनसीएफ का शिक्षण सूत्र क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन, कि बिना बोझ के शिक्षा। अब ये जो एनसीएफ है भाई ये 22 भाषाओं में लिखा गया है, ध्यान रखना। जो एनसीएफ का दस्तावेज है ये पूरी इतनी मोटी बुकलेट है, मेरे पास पड़ी है, इसका प्रिंट आउट निकलवाया था मैंने जब कभी अपनी सीटेट की तैयारी करी 2013 में। तो एनसीएफ का एक पूरा मोटा केवी तैयार किया, तब भी मैंने इसको पढ़ा था। तो ये इतना मोटा दस्तावेज है, बट वो तुम्हें समझ नहीं आएगा, मतलब टीचर्स के लिए होता है, उसको पढ़ के उसमें से क्वेश्चंस निकालने होते हैं। ठीक है, तो वो एनसीएफ कितनी भाषाओं में लिखा गया भाई, 22 भाषाओं के लोग पढ़ सकते हैं मतलब एनसीएफ को। ठीक है, 22 भाषाओं के लोग। और कितनी स्टेट्स में लागू हुआ भाई, 17 स्टेट्स में। ठीक है, ध्यान रखना, भारत के 17 राज्यों में एनसीएफ जो है लागू हुआ था। अब एनसीएफ के क्या उद्देश्य थे, मतलब क्यों एनसीएफ को लागू किया गया, क्या इसके मेन मकसद क्या थे, मतलब इसका क्या मकसद था एनसीएफ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्यों लाई गई शिक्षा में। एक तो बिना बोझ के अधिगम, भाई आपके ऊपर कोई बोझ नहीं डाला, मतलब लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, करके सीखने पर बल दिया, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर बल दिया, लर्निंग बाय डूइंग। मातृभाषा के महत्व को बताया कि जो आपकी मातृभाषा है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज आपको बताई गई। फिर मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, भाई मूर्त से अमूर्त मतलब कंक्रीट से ठोस, आपको पता है जो चीज आपके सामने उससे जो चीज आपको नहीं पता, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर चला गया। मीन्स मातृभाषा पर जोर दिया, भाई मातृभाषा में पढ़ाओ। ठीक है, बिना बोझ के पढ़ाओ, सीख के पढ़ाओ, अपनी एक्टिविटी करके पढ़ाओ, ये मुख्य उद्देश्य रहे। यहां से क्वेश्चन इतना नहीं आता है, दिस इज द क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कंफर्म आता है। ये 5 सिद्धांत है भाई जिनसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, हर बार। ठीक है, एनसीएफ के मार्गदर्शन सिद्धांत, कि एनसीएफ किस सिद्धांत पर काम करता है, किस थ्योरीज पर काम करता है एनसीएफ, कि एनसीएफ के क्या मार्गदर्शक सिद्धांत है, किस थ्योरी पर काम करता है एनसीएफ। तो ध्यान रखेंगे, देखिए किस थ्योरी पर काम करता है भाई एनसीएफ। ये 5 में से हर बार आपको एग्जाम में 4 ऑप्शंस होंगे, एक ऑप्शन कुछ और होगा, तो ये 5 ऑप्शन आपको याद रखने हैं। पहला है ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, आपकी जो नॉलेज है उसको बाहर के जीवन से जोड़ना, मतलब आप जो पढ़ा रही हूं मैं, आप पढ़ रहे हो तो ऐसे नहीं हम क्लास में बोर होते रहे, उसको बाहर के जीवन से जोड़ो कि बाहर का जीवन कैसा है, बच्चों को उससे कोरिलेट करके पढ़ाओ। तो ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ के पढ़ाना। ठीक है, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा, रटने की प्रणाली को खत्म करना, जो बच्चा रॉट लर्निंग करता, जो रट्टाफिकेशन करता, आपको पता है ना पहले जमाने में बच्चा रटता था, मैंने देखा है क्लास में ऐसे ऐसे बच्चे आते थे रट्टू तोते पूरे, मतलब एक क्वेश्चन को शुरू करो और वो क्वेश्चन खत्म हो जाता था, और लड़कियां एक अक्षर भी नहीं भूलती थी, मतलब, और यदि वो भूल गई तो मतलब पूरा ही क्वेश्चन भूल गई। तो वो रट्टू तोते की पहचान क्या होती है, एक फ्लो में सारा क्वेश्चन सुना देगा, और यदि भूल गया कुछ ही नहीं सुना पाता। तो रट्टा बहुत था लर्निंग, समझ नहीं थी, पहले की पढ़ाई में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, समझ नहीं थी। ठीक है, रटने की प्रणाली को खत्म करना। शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, मतलब जो शिक्षा है वो सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक संबंधित ना हो, मतलब इस किताब में क्या लिख दिया, मतलब इस बुक के अंदर इसमें क्या लिख दिया, मतलब इसके अंदर लिखा इससे रिलेट नहीं करता, बाहर के जीवन से जोड़ो। ठीक है, बाहर से जोड़ो शिक्षा को। कक्षा कक्ष लचीला हो, कि आपकी जो क्लास है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। आपका कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए, लचीला। लचीला मतलब फ्लेक्सिबल, आप मतलब एक तरह से शांत नहीं होना चाहिए, जैसे ना बहुत बिल्कुल ही चुपचाप ऐसे बच्चे बैठे थे, बड़ा बोर करते हैं ना कई बच्चे, तो एक्सप्रेशन ही नहीं देते। जब हम बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार एक्सप्रेशन क्यों नहीं दे रहे, मतलब जैसे तुम नहीं देते कभी कभी, ऐसा स्क्रीन है ना यूं लॉक हो जाती है, मुझे तो लगता है तुम पढ़ भी रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, एक्सप्रेशन ही नहीं देते, तो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए क्लास। अब लास्ट वाला याद रखना, राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय बिंदु शिक्षा में जो अपने देश की वैल्यूज है वो भी एजुकेशन का पार्ट होनी चाहिए। अब कई को लगता है देश की वैल्यूज का क्या काम, लेकिन हाँ भाई हम देश के हैं तो हमारी वैल्यूज हमारे काम आती है। तो ये 5 सिद्धांत है, तो ध्यान रखना, इनमें से बहुत बार क्वेश्चन आता है कौन सा शिक्षा का सिद्धांत है।
तो सुझाव से मत कोरिलेट करना, ना ही सजेशन से, सुझाव से करना, ना ही उद्देश्यों से करना, ये सिद्धांत अलग है। पहला है ज्ञान को भारी, क्योंकि हम कंफ्यूज आते हैं, वो कहते हैं ज्ञात से अज्ञात, तो वो सिद्धांतों में थोड़ी ना आता है, वो तो उसके उद्देश्यों में आता है। तो ज्ञान को भारी जीवन से जोड़ना, रटने पर महत्व नहीं देना, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होना, फ्लेक्सिबल होना और मतलब राष्ट्रीय महत्व को बल देना, ठीक है, और राष्ट्रीय महत्व को बल देना। अब एनसीएफ ने 20 सुझाव दिए थे। एनसीएफ ने क्या किया था भाई, 20 सजेशन दिए थे, 5 प्रिंसिपल दिए थे, 5 सिद्धांत दिए थे जो हमने ऊपर पढ़े। और इस एनसीएफ क्या है, एक दस्तावेज, अब ऐसे पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ, बस, और क्या। खेल को महत्व, इन्होंने खेल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। मैं चेक कर लेती हूँ 38 सदस्य वाला कॉन्सेप्ट, बिल्कुल मैं बता दूंगी तुम्हें कल की क्लास में। सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन बताऊंगी कि अकॉर्डिंग टू मेदू 35 सदस्य, 38, 35। मेरे हाथ में पेन भी नहीं है, मतलब फोन भी नहीं है, अभी चेक कर लेती नेट पे। कोई नहीं, इस क्वेश्चन को है ना तुम एक बार क्वेश्चन मार्क लगा दो। एनसीएफ कमेटी में 35 थे, 38। एनसीएफ कमेटी में 38 सदस्य है, एनसीएफ कमेटी में 35 सदस्य। और मुझे पता नहीं दोनों ही चीज माइंड में आ रही है। मैं ना तुम्हें कल की क्लास जैसे ही शुरू होगी ना, सबसे पहले यही क्वेश्चन बताऊंगी। 35 थे, 38 थे। प्रारंभ शुरू में तो 35 थे भाई, बाद में 38 हो गए थे, लेकिन शुरू में तो 35 ही थे, इतना मैं कह सकती हूँ, क्योंकि बाद में बढ़े थे सदस्य 2-3। बट जब शुरुआत हुई, जब पहली मीटिंग हुई ना, पहली बैठक की बात कर रही हूं मैं, पहली बैठक में तो 35 ही थे, ठीक है। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम, वर्तमान पूछे ना, वर्तमान क्वेश्चन का डिफरेंस है। एनसीएफ की सर्वप्रथम बैठक में कितने सदस्य थे, 35। वर्तमान में कितने सदस्य हैं, वर्तमान में क्या है, 38, ठीक है। काजल उनका कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, एडिशनल कर लेना फिर ऑप्शन हो जाएगा। खेल का महत्व, भाई खेल को इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। शिक्षा के सूत्रों को पढ़ाना, कि एजुकेशन के जो सूत्र है ना, जो हम इतने फार्मूले लगाते हैं, जो पेडागोजी जितनी है, तुम पेडागोजी पढ़ रहे हो ना, एनसीएफ की देन है। एनसीएफ ना होती तो पेडागोजी ही ना होती है, सीटेट का पेपर ही ना होता, पेडागोजी एनसीएफ की वजह से। जीवन से जोड़ना, मतलब जीवन से जोड़ना चाहिए। मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ाओ बच्चों को, भाई मोटी मोटी किताबों पर जोर मत दो। कम्युनिटी में, समुदाय में रहना सिखाओ बच्चों को। सिंपल बात है, हार जीत एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। बच्चों को ये नहीं कहना चाहिए, हार जीत प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। मतलब हार जीत ये नहीं सिखाना चाहिए कि तू जीत गया तो ये होगा, हार गया तो ये होगा। मतलब खेल को खेल की भावना से सीखना चाहिए, प्रतिस्पर्धा के चक्कर में नहीं सीखना चाहिए। फिर बच्चों को लाइब्रेरी की पहचान कराना चाहिए, बच्चा लाइब्रेरी में जाके कैसे सीख रहा है। फिर क्लास इंटरेक्टिव होनी चाहिए, क्लास बिल्कुल शांत नहीं होनी चाहिए। शांत, ध्यान रखना, कहीं तुम कहो पढ़ते टाइम कक्षा शांत होनी चाहिए, ऑप्शन तो सही है भाई, पढ़ते टाइम कक्षा तो शांत होनी चाहिए। नहीं, एनसीएफ करता है शांत कक्षा है तो बुद्धू बच्चे हैं, शांत कक्षा तो होती ही नहीं, इंटरेक्टिव होनी चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। शिक्षा को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। मोरलिटी, नैतिकता होनी चाहिए। शिक्षा व्यवहारिक होनी चाहिए, मतलब व्यवहारिक मतलब जो आपके बिहेवियर में भी काम आए। अच्छा वातावरण होना चाहिए। जो टीचिंग के स्किल है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, कई बार हम बात कर चुके हैं, इन पर भी बल देना चाहिए, ठीक है। बहुभाषिकता होनी चाहिए, बहुभाषिकता मतलब मल्टी लैंग्वेज होनी चाहिए। त्रिभाषा सूत्र पर बल दिया है, ध्यान रखना। एनसीएफ ने 3 भाषाओं की बात की है, एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक आपकी मातृभाषा, ठीक है। एनसीएफ ने त्रिभाषा पर जोर दिया है भाई। हस्तशिल्प की शिक्षा, हैंडीक्राफ्ट एजुकेशन होनी चाहिए। स्वयं सीखने पर बल, बच्चे खुद करके सीखे, इस पर बल दिया है। दूसरों से अपने बच्चे की तुलना मत करो कि फलाना कैसा है, उसका ऐसा है, उसका ऐसा है, ऐसे बच्चों की तुलना मत करो। तार्किक चिंतन हो आपके बच्चे में, ठीक है। बालक केंद्रित विद्यालय होने चाहिए। सिंपल, अध्यापक एक मार्गदर्शक होना चाहिए, ध्यान रखना। अध्यापक एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, सुविधादाता, फैसिलिटेटर, ठीक है। अध्यापक एक फैसिलिटेटर होना चाहिए, एक सुविधादाता होना चाहिए। भाई ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एनसीएफ के अकॉर्डिंग, अध्यापक की भूमिका क्या होती है। तो अध्यापक की भूमिका एक फैसिलिटेटर की होती है, सुविधादाता की होती है। एनसीएफ ने कहा है टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, बिफोर टीचिंग, आफ्टर टीचिंग और इन टीचिंग। मतलब ये जो टीचर्स के लिए कैंप लगाए जाते हैं ट्रेनिंग्स के, ये एनसीएफ के बाद ही लगाए जाने लगे हैं, पर पहले भी लगे थे तो बाद में ज्यादा लगे थे, ठीक है। एनसीएफ के अनुसार जो मैथ है वो थॉट्स और प्रैक्टिकल होना चाहिए। भाई उसके अंदर सिद्धांत भी होने चाहिए और प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, थॉट्स पर भी डिपेंड होना चाहिए। साइंस में क्या होना चाहिए, एक्सप्लोर करना आना चाहिए बच्चे को। भाई आप एक्सप्लोर कर पाओ, अलग अलग